Hello everyone. Here I am continuing with a series of lectures on the topic electrostatic in physics. Students, last lecture 01 तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक फील्ड, आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। आज उसी लेक्चर के आगे बढ़ते हुए, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से एक गिवन डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, साथ में वेक्टर फॉर्म और साथ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी आज के लेक्चर में इन्वॉल्व किया गया है। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से आज के लेक्चर को फॉलो करना है ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आए कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है और आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व कैसे करना है। इस लेक्चर के बाद जो हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छे कंसेप्ट जैसे E वर्सेस X ग्राफ फॉर अ डबल चार्ज सिस्टम, इन पे डिस्कशन करेंगे, साथ में इक्विलिब्रियम को भी इन्वॉल्व करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट अगले लेक्चर तक हम लोग केस ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज को पढ़ेंगे जिसमें रिंग, लाइन चार्ज कैन बी फाइनाइट, इनफाइनाइट, इसके अलावा डिस्क और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो हियर आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद द लेक्चर 02 ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सेगमेंट, जिसमें आज का हमारा आर्टिकल है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज और उसके की कंपोनेंट्स। हियर आई एम। अब आज के इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और साथ में फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया, साथ में ट्रेजेक्ट्री को भी डिस्कस किया। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। एक बार जब इसका डिस्कशन हो जाएगा तो सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से सिस्टम ऑफ चार्ज और इस पर बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस या डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम को हम लोग स्टडी कर लेंगे तब हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की तरफ अप्रोच करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अब इस केस में कैसे करना है हमको, इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर अ पॉइंट चार्ज, कंसिडर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। Consider an isolated point charge placed in free space. Isolated point charge placed in फ्री स्पेस। ठीक है, अब फ्री स्पेस में आप एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज से स्टार्ट करिए। सर लेट इट बी एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्यू इज एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, वो भी एक सर्टेन डिस्टेंस पर। ठीक है, ये रहा वो पॉइंट P जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे? लेट द पॉइंट P इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज, यानी जो पॉइंट P है जिस डिस्टेंस पे हम लोग को फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, लेट इट बी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स चार्ज। स्टेप 1, हमारे पास स्टेप 1 क्या होगा? ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज। सबसे पहला स्टेप, जब भी कभी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट निकालना हो, 3 स्टेप फॉलो करिए। पहला स्टेप, ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज को लेकर आइए। याद आया टेस्ट चार्ज लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था? तो ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज। मान लीजिए ये है एक टेस्ट चार्ज, ठीक है, ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2, कैलकुलेट
इलेक्ट्रिक फोर्स Fe ऑन द टेस्ट चार्ज। ओके, यानी स्टेप 2 है कि हम लोग को क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना होगा ऑन द टेस्ट चार्ज, यानी उस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स है। एक बात हमको बताइए, यहां पर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी ऑलमोस्ट कैसा लेते हैं, तो याद आया टेस्ट चार्ज को भी हम लोगों ने एज्यूम किया था टू बी अ पॉजिटिव। इस टेस्ट चार्ज को ये वाला सोर्स चार्ज लाइक चार्ज सिस्टम है तो ये रिपेल करेगा, ऑब्वियस बात है। इस वजह से इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा, Fe बाहर की ओर लगेगा। ठीक है सर, अब तक हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों स्टेप सॉल्व कर लिए। अब आगे Fe कैसे निकालोगे सर, Fe का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो Fe के लिए हम क्या लिख सकते हैं सर, Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया Fe। Fe इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। यहां पर लाइक चार्ज सिस्टम है तो रिपल्शन की वजह से Fe निकाल लिया। स्टेप 3, कैलकुलेट E। कैसे E निकलेगा, कैलकुलेट E एस E इक्वल टू Fe बाई Q नॉट। इससे तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए समझते हैं। पहला काम E निकाल लीजिए। सर E कैसे निकलेगा, अगर Fe पता है तो E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड के लिए Fe अपॉन Q नॉट। बिल्कुल सही सर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी E इज इक्वल टू Fe बाई Q नॉट। सारे टर्म्स को यहां पर रखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाय Q नॉट। क्या कैंसिल हो जाएगा सर, Q नॉट और Q नॉट कैंसिल कर जाएगा, देयरफॉर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन हम लोगों ने किया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ सेपरेशन R, एट अ डिस्टेंस R, कहाँ से, सोर्स चार्ज से। इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से E का कैलकुलेशन कर लेंगे। सर अभी तक तो जो आपने E निकाला है, ये E का क्या कैलकुलेट किया आपने, सर ये E का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड बताया है। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब आपको डायरेक्शन के लिए चलना होगा, तो डायरेक्शन का काम, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारे लिए डिसाइड करेगा कि E की डायरेक्शन क्या होगी। आइए समझते हैं। एक बात हमको ये बता दीजिए, टेस्ट चार्ज की बात करें तो टेस्ट चार्ज अपने आप में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक, अब अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा, वेक्टर के फॉर्म में जाएं तो सर वेक्टर में तो हमें ये लिखना पड़ेगा, बिल्कुल टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ध्यान से देखिएगा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन Fe का होगा वही डायरेक्शन E का होगा। दैट्स इट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो डायरेक्शन Fe का होगा वही डायरेक्शन E का होगा, और इस हिसाब से हम डायरेक्शन निकालेंगे।
कैसे, आइए एक एग्जाम्पल पे चलते हैं जहां बहुत ही अच्छे से हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। चलिए मैथमेटिकल अप्रोच के साथ बढ़ते हैं एग्जाम्पल 01 पे। ये रहा चार्ज +2q, ठीक है। इस +2q की हेल्प से पॉइंट P पर एट अ सेपरेशन A हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। अभी हम लोग शॉर्टकट भी इस पे बना लेंगे। सर पहला काम हमको ये बताइए कि यहाँ पर E की वैल्यू क्या होगी। तो स्ट्रेट अवे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हुए आगे बढ़ गए। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आइए देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए इज इक्वल टू 1/4πε0। ये तो वैल्यू, चार्ज का अपना मैग्नीट्यूड, साइन भूल जाना, 2q/a²। बिल्कुल सही। सर ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का अपना मैग्नीट्यूड है। आराम से आपने देखा, जो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू ली जाती है 2q, ये चार्ज कौन सा चार्ज होगा। सर ये सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो स्ट्रेट अवे सोर्स चार्ज का अपना मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है सर, ये है हमारे लिए स्टेप 1, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने निकाल ली। ठीक है सर, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, स्टेप 02 फॉर डायरेक्शन। अगर हम लोग को डायरेक्शन निकालना होगा, क्या करें, तो डायरेक्शन निकालने के लिए ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज। सिंपल सी बात, ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज। सर ले आते हैं टेस्ट चार्ज को, यहां पे रख दिया टेस्ट चार्ज, रख दिया टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज पे बताओ, ये पर्टिकुलर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जर्ट करेगा। तो इस पर्टिकुलर चार्ज पर, इस चार्ज की वजह से ये भी पॉजिटिव है और ये +2q है, दोनों पॉजिटिव है। तो इस पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, और ये रहा रिपल्सिव फोर्स Fe का। ठीक है सर, Fe की समझ में आ गया। डायरेक्शन के लिए क्या हम लोगों ने यूज किया है बेटा, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो E होता था उसके लिए कंसेप्ट लास्ट लेक्चर तक भी पढ़ रखा है, Fe/Q0। बिल्कुल सही सर, E वेक्टर इज इक्वल टू Fe वेक्टर बाय Q0। ठीक है, अब सिंस यहां पर Q0 पॉजिटिव है, सिंस Q0 इज पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे से एक शॉर्टकट बना लेंगे। सिंस Q0 इज सपोज टू बी पॉजिटिव, इस वजह से देयरफॉर जो डायरेक्शन ऑफ Fe होगा, Fe वेक्टर, Q0 तो पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो जो Fe की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन E की होगी, यानी जो डायरेक्शन Fe की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी होगी, यानी Fe और वेक्टर E की डायरेक्शन सेम होगी। सिंपल तरीके से अगर हमसे पूछा जाता तो सर Fe की डायरेक्शन इधर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होगी। इस तरीके से अगर हमसे पूछा जाएगा डायरेक्शन, तो आप ऐसे लिखोगे, डायरेक्शन अवे फ्रॉम सोर्स की टुवर्ड सोर्स। तो सर डायरेक्शन आप ऐसे लिख सकते हो, अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। तो एक शॉर्टकट आपने खुद का बना लिया। क्या शॉर्टकट बनाया, आइए शॉर्टकट समझते हैं। शॉर्टकट में हमने क्या किया, इस पार्ट को हम रब कर रहे हैं और शॉर्टकट को हम ये लिख रहे हैं इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। शॉर्टकट हमारा ये कहेगा, इन केस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ही नोट रखिएगा, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है,
इन केस सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, अगर गलती से सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ ई इज ऑलवेज अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज, यानी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा हमेशा सोर्स चार्ज से अवे होगी। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप मैग्नीट्यूड स्ट्रेट अवे फॉर्मूला यूज करके, और डायरेक्शन के लिए तो आप ये शॉर्टकट को ध्यान रखेंगे कि अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ ई मस्ट बी अवे फ्रॉम कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज। इस तरीके से बहुत आसानी से ई और एफ ई को आप कोरिलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सर इसी क्वेश्चन को अगर हमसे कहा गया कि आपने मैग्नीट्यूड अलग लिखा, डायरेक्शन अलग लिखा, क्यों ना वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए। आइए इसको भी समझ लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हमें कैसे करना होगा। वेक्टर फॉर्म में इतने पार्ट को कैसे लिख सकते हो, चलिए देखिए, क्यों ना इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। ठीक है सर, हम लोग वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं और वेक्टर फॉर्म में एक बात का हम लोग को ध्यान देना होगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो चार्ज यूज किए जाते हैं वेक्टर फॉर्म में, जो Q यूज करोगे वो विद साइन, याद होगा कूलम्स लॉ में भी पढ़ा था, यहाँ पर जो Q होगा वो हमेशा विद साइन लिया जाएगा। ठीक है सर, ऐसे केसेस में यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हमें डिफाइन करना हुआ तो सिंपल सी बात है, वेक्टर E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये 2Q चार्ज है। हाँ सर 2Q चार्ज है। इस 2Q चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा सर बिल्कुल ऐसे ही जा रहा होगा। ठीक है, सीधे शॉर्टकट पे आ गए। जो Fe की डायरेक्शन होगी चार्ज पॉजिटिव, वही डायरेक्शन E की होगी। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड 2Q अपॉन ए स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है तो सिंपल आई कैप, और पूरी यूनिट्स न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से छोटे से क्वेश्चन में आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को शो कर दिया। जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, और ये वाला पार्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो सिंपल सी बात, एक शॉर्टकट हम लोग को ये समझ में आ गया कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमेशा कैसे निकालेंगे, वन फॉर्मूले से निकालेंगे। डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होगा। अब पॉजिटिव के बाद क्यों ना कैलकुलेशन नेगेटिव चार्ज के लिए कर लिया जाए। आइए पहले सिंपल तरीके से विदाउट वेक्टर फॉर्म। सर विदाउट वेक्टर फॉर्म में तो हम लोग को साइन का मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करना है, -3Q। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताइए, मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, वेक्टर फॉर्म नहीं है। वेक्टर फॉर्म नहीं है तो इसको कौन सा फॉर्म कह सकते हैं, इसको एनालिटिकल फॉर्म कह सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म नहीं है तो इसको हम लोग एनालिटिकल फॉर्म भी कह सकते हैं। सर बिल्कुल कह सकते हैं। क्या होगा मैग्नीट्यूड, क्या होगा मैग्नीट्यूड, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, कितना हुआ मैग्नीट्यूड, 3Q अपॉन ए स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, सिंपल सा काम। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे,
तो डायरेक्शन के लिए आप एक काम करिए, यहाँ पर एक सोर्स चार्ज को प्लेस कर दीजिए। पहले पूरा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस सोर्स चार्ज पर इस नेगेटिव चार्ज, इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर, टेस्ट चार्ज Q0 इज अ टेस्ट चार्ज, इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फोर्स ऑफ रिपल्शन, सर इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सोर्स की अवे फ्रॉम द सोर्स, टुवर्ड्स द सोर्स, दैट इज, और अभी सिखाया था Q0 पॉजिटिव होता है सर, Q0 तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ Fe होगा उसी को हम लोग डायरेक्शन ऑफ E कह देंगे। स्टूडेंट को डाउट, ऐसे कैसे कह देंगे, ऐसे कैसे कह देंगे? तो इसके लिए आपने ये पढ़ा था, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर Fe अपॉन Q0। ये Q0 कैसा होता है सर? Q0 अपने आप में पॉजिटिव होता है। अगर Q0 पॉजिटिव होगा तो Fe की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन सेम होगी, यानी जो डायरेक्शन Fe का होगा वही डायरेक्शन E का होगा। याद समझ में आ गया? ऐसे में आपने खुद शॉर्टकट निकाल लिया कि अगर चार्ज नेगेटिव है, अगर Q नेगेटिव है तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम सोर्स की टुवर्ड्स द सोर्स, तो सर डायरेक्शन टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। और बहुत अच्छे से हमको इतने पार्ट में पूरा कैलकुलेशन समझ में आ गया। तो सर हमको बड़े आसानी से समझ में आ गया कि यहाँ पर हिंट ये जा रही है, हिंट अगर सोर्स चार्ज Q पॉजिटिव है और Q नेगेटिव है तो आप कैसे मूव करोगे? व्हाट इज Q? सर Q इज द सोर्स। Q पॉजिटिव है तो ऐसे में डायरेक्शन ऑफ E अवे फ्रॉम सोर्स, डायरेक्शन ऑफ E अवे फ्रॉम सोर्स, ठीक है। Q नेगेटिव है तो डायरेक्शन टुवर्ड्स द सोर्स। और इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको E कैलकुलेट करना है, कैसे आपको उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के साथ साथ डायरेक्शन को देखना है। डायरेक्शन के लिए सिंपल काम, सोर्स चार्ज पॉजिटिव तो डायरेक्शन सोर्स चार्ज से अवे, सोर्स चार्ज नेगेटिव तो डायरेक्शन सोर्स चार्ज के टुवर्ड्स। इस तरीके से दोनों पार्ट को आप डिस्कस कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सर इसका वेक्टर फॉर्म को समझाइए। आइए वेक्टर फॉर्म पे ही चले चलते हैं, पूरे आर्टिकल पे एक्स और वाई एक्सेस है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर एक चार्ज मार्क कर दिया, let it has a position vector r1. Consider a point charge q1 at a position vector r1 from the origin. ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर r1 है, यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस सोर्स चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर r1 है। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर r है। यानी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक ऐसे पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है उसका अपना पोजीशन वेक्टर r है। अब धीरे धीरे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है। कैसे करेंगे? सर आसान सा तरीका है, आप एक काम करिए। अब हम बार बार ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज स्टेप 1, कैलकुलेट Fe स्टेप 2, कैलकुलेट E as Fe by Q0 वो करना चाहे तो उस तरीके से करिए।
और अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली करिए। अभी हम एक बार फिर से सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, स्टेप 1 क्यू नॉट रख दिया। स्टेप 1 ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज। स्टेप 2 कैलकुलेट एफई। इस पर एफई कैसे निकालोगे सर? ये रहा एफई, ये डायरेक्शन एफई की होगी, ये रहा एफई, ये आर है, ये R1 है, तो बीच का डिस्टेंस मॉड ऑफ R माइनस R1। ठीक है सर। एफई का कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर? एफई वेक्टर, वेक्टर है ध्यान रखिएगा, विथ साइन लेना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन बीच की डिस्टेंस मॉड ऑफ वेक्टर R माइनस R1 का होल स्क्वायर। इतने पार्ट से आपने एफई को कैलकुलेट किया है, वो भी अभी तक मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। सर ये पार्ट आ गया, और ये ध्यान रखना था कि यहाँ पर विथ साइन की विदाउट साइन। सर यहाँ पे सारा कैलकुलेशन विथ साइन, ये एफ ही आ गया। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इतना पार्ट तो मैग्नीट्यूड शो कर रहा था, डायरेक्शन का काम पूरी फिजिक्स में कौन से वेक्टर करते हैं? यूनिट वेक्टर। तो इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? क्योंकि उसी का काम होगा हमें डायरेक्शन बताना। तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं। ये जो वेक्टर जा रहा है वो टेक्निकली वेक्टर है कौन सा? सर ये तो R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, बस काम खत्म। कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो एक गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड कर दो। तो हमने बहुत आसानी से R वेक्टर माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R माइनस R1, इस तरीके से ये पार्ट शो कर रहा था मैग्नीट्यूड और वो पार्ट शो कर रहा है डायरेक्शन। आराम से एफई हम लोगों ने निकाल लिया। ये हमारा कौन सा स्टेप होता था? सर स्टेप 02 होता था। अब आया लास्ट स्टेप, दैट इज 03। आसान सा स्टेप होगा, हर कोई स्टूडेंट कर लेगा आराम से। सर स्टेप 03 में तो इतनी सी बात करनी है, वेक्टर ई वेक्टर एफ ई बाई क्यू नॉट, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ ई बाई क्यू नॉट। ये रहा हमारा कंसेप्ट, यही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का तरीका होता था। क्यों ना इसे क्यू नॉट से डिवाइड कर दें। ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, क्यू नॉट से डिवाइड करोगे क्यू अपॉन मॉड ऑफ R माइनस R1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है सर। इतना पार्ट क्या शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन के लिए वही काम, R माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R माइनस R1। और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का वेक्टर फॉर्म आपने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ तक अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। सर एक डाउट आया कि अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस आएंगे तो हम कैसे करेंगे? आइए बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए क्या किया हम लोगों ने? एक सेटअप ऐसा रखा, Q1, एक रखा Q2, एक रहा Q1, अगला रहा Q2। ठीक है सर। जिस पॉइंट पर निकालना है वो रहा ये पॉइंट P, जहां पर हम लोग को
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू टू चार्जेस निकालनी है। ठीक है, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अपनी एक्सर्ट कर रहा होगा? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ Q1 की वजह से होगी और साथ में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ Q2 की वजह से भी होगी। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी द वेक्टोरियल सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, यानी वेक्टर सम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। यानी यहां पर जब कभी आपको रिजल्टेंट फील्ड निकालनी होगी तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को जरूर याद रखना है। जैसे कूलम्स लॉ में पढ़ा था वैसे ही स्टूडेंट यहां पर भी है। यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करना होगा, जिसके हिसाब से जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है या नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। इसका मतलब जैसे पिछले वाले में आपने एक पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाला था, ठीक उसी तरीके से आप यहां पर भी दूसरे चार्ज की हेल्प से भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालेंगे। और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल लिया तो सिंपल वेक्टोरियल सम करना होगा। आइए कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहला काम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारे लिए आएगा क्या, मैथमेटिकल फॉर्म क्या जाएगी? तो सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से E resultant will be the vectorial sum of electric field due to 1 and electric field due to 2। इसी तरीके से जब भी किसी पॉइंट पर सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना होगा तो वहां वेक्टर सम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 का। तो E रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट फील्ड निकालेंगे। अब स्टूडेंट सबसे बड़ा डाउट आया, करें कैसे? तो एक तरीके से पिछली वाली थ्योरी के दो पार्ट में, पिछली वाली थ्योरी के दो यहां पार्ट है, एक Q1 के थ्रू और एक Q2 के थ्रू। तो हम आराम से आपको एक फॉर्म को क्लियरली बता रहे हैं। ये रहा R1 वेक्टर, ये रहा हमारा R वेक्टर। अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं। सर ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1। ठीक है सर, क्या आएगा E1? सर E1 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिखेंगे बेटा। E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला काम तो ये आया। अब सोर्स चार्ज विथ साइन, क्या सोर्स चार्ज है यहां पर? सर Q1 इज द सोर्स चार्ज विथ साइन। तो Q1 इज द सोर्स चार्ज विथ साइन। ठीक है, बीच का सेपरेशन कितना होगा? ये R, ये R1। तो इस डिस्टेंस को हम लोग मॉड ऑफ R माइनस R1 कह सकते हैं, मॉड ऑफ R माइनस R1। तो यहां तो R माइनस R1 का होल स्क्वायर। सर इतना पार्ट हमने E निकाल लिया, इतने पार्ट में E निकाल लिया, ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट आ गया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? सर यही तो वेक्टर जा रहा था, R माइनस R1 का ही तो ये वेक्टर है। अगर हमसे पूछा जाए कि यहां वेक्टर कौन सा है तो वेक्टर R माइनस R1 वाला ही है। तो बस वेक्टर के लिए R माइनस R1, R माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R माइनस R1। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। आइए सर देखिए इसको देखते हैं। E2, चलिए E2 इज इक्वल टू, इसकी वजह से फील्ड सर ये जा रही होगी E2, हमको नहीं पता कितना, अभी निकाल लेते हैं। ये सेपरेशन बीच का कितना होगा? ये अगर R2 वेक्टर है, ये R है, इस पॉइंट पे निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन।
r माइनस आर टू, ये तो वेक्टर जा रहा है और हमको मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इतने का मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ r माइनस आर टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन मॉड ऑफ r माइनस आर टू का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ये तो E2 हो गया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इसी वेक्टर के अलॉन्ग डायरेक्शन सर इजीली निकल आएगा, r माइनस आर टू अपॉन मॉड ऑफ r माइनस आर टू। इस तरीके से हमने E1 भी निकाला और हमने E2 भी निकाला, और E1 E2 निकालने के बाद वेक्टोरियल सम किया एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एंड हियर वी हैव द आंसर। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, उसका सिंपल मैथमेटिकल पार्ट, एनालिटिकल पार्ट कि कैसे मैग्नीट्यूड, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड अवे, सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो फील्ड टुवर्ड्स, वेक्टर फॉर्म क्या होगा और सिस्टम ऑफ चार्जेस की हेल्प से कैसे निकालोगे, ये सारे क्वेश्चंस को, ये सारे आर्टिकल को आपने अच्छे से समझा। अब वेक्टर फॉर्म पढ़ने के बाद हम लोग ग्राफिकल अप्रोच की ओर प्रोसीड करते हैं। इसमें हम लोग E वर्सेस R ग्राफ, E वर्सेस Q ग्राफ और E वर्सेस 1/r² ग्राफ को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला ग्राफ, E वर्सेस R ग्राफ फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। जब भी कभी ग्राफ बनाना हो तो पहली कंडीशन क्या होगी? सर ग्राफ कैसे बनेगा? जब भी कभी ग्राफ बनाना हो वी नीड टू हैव अ मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई E इज इक्वल टू 1 अपॉन, ऐसे कर देते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला। E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हम लोग से कहा गया पहला ग्राफ E वर्सेस R ग्राफ ड्रॉ करना है। ध्यान सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। आप E को y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो और R को x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो। E को y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो, R को x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो। जो भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो वो E वर्सेस R स्क्वायर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, E वर्सेस R ग्राफ। यानी हम लोग y एक्सिस पे E प्लॉट कर रहे हैं और x एक्सिस पे R प्लॉट कर रहे हैं, E वर्सेस R ग्राफ। ठीक है सर, यहां पे हम E वर्सेस R ग्राफ लिख भी दे रहे हैं, E वर्सेस R ग्राफ। ठीक है सर, E वर्सेस R ग्राफ ड्रॉ करना है। अब आइए देखते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा। तो ये y E वाला पार्ट और ये x। एक काम ये करिए, जब भी कभी ग्राफ प्लॉट करना हो, पहली कंडीशन R की स्मॉलेस्ट वैल्यू इस तरफ पे x एक्सिस पे, स्मॉलेस्ट वैल्यू R की यहां पे क्या हो सकती है? 0। तो क्यों ना एक बार R को 0 पुट कर दें। जब R इक्वल टू 0 होगा तो R 0 होगा तो 1/0 इंफिनिटी। तो E विल टेंड टू इंफिनिटी। ठीक है सर, R 0 पुट करोगे तो E विल टेंड टू इंफिनिटी। R एग्जैक्टली 0 नहीं, R टेंडिंग टू 0 हुआ। चलो ठीक है, सिंपल लेवल पे R 0 की ओर टेंड कर रहा है या 0 हो रहा है, E टेंड्स टू इंफिनिटी। अगले पार्ट पे, सेकेंड पार्ट पे, R को इंफिनिटी टेंड कराओ। R अगर इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ग्राफ कैसे बनेगा? R अगर इंफिनिटी को टेंड करेगा तो 1/∞ कितना हो गया? 1/∞ 0। यानी उस केस में E टेंड्स टू 0। ठीक है सर, कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों ही फॉलो कर ली। कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों ही फॉलो कर ली हम लोगों ने।
अब हमको एक बात और बताइए, ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, जो आपने ग्राफ प्लॉट किया है, इसका पैटर्न क्या है? तो सर यहाँ पे ध्यान से देखिए, बाकी सारे फैक्टर्स को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ये सब कांस्टेंट है। तो एक तरीके से ये ग्राफ के लिए बेसिक इक्वेशन E प्रोपोर्शनल टू 1/r² की जा रही है। R जैसे जैसे बढ़ेगा, R इंक्रीज करेगा तो E डिक्रीज करेगा। ठीक है, एक तरीके से मैथमेटिक्स में अगर समझा जाए तो ये E को y एक्सिस पे ले जा रहे हो, R को x एक्सिस पे ले जा रहे हो, तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x² का ग्राफ है। और y प्रोपोर्शनल टू 1/x² का ग्राफ यहां पर कर्व आता है, एक कर्व आता है। ड्रॉ किया इस ग्राफ को, r0 e टेंड्स टू इंफिनिटी, r इंफिनिटी e टेंड्स टू 0। ये आ गया ग्राफ, ये आ गया ग्राफ। दिस इज द ग्राफ फॉर E वर्सेस R। E वर्सेस R के लिए ये सिंपलेस्ट लेवल का ग्राफ है। एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने इसको सिर्फ एक तरफ देखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा है, कुछ और भी खेल है इसमें, समझते हैं, अभी इसमें पहुंचते हैं। E वर्सेस R। अब जो स्टूडेंट्स बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, बोर्ड लेवल पे आए, तो ये सिंपली आप ये ग्राफ बना दीजिएगा। अगर ये ग्राफ जेई या नीट लेवल पे आता है तो जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये ग्राफ को डबल चार्ट सिस्टम पर फॉलो करेंगे, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पढ़ाएंगे, तब उस ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर तक इसके एक्चुअल ग्राफ के लिए वेट करिएगा। बोर्ड लेवल पे सिंपलेस्ट तरीके से ये कर्व आया कैसे, ये हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। अब इस पे आगे बढ़ गए। सर ग्राफ 2, ग्राफ 02। अब यहां पे जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो कौन सा ग्राफ है? सर यहां पे जो ग्राफ फॉलो कर रहे हैं वो E वर्सेस Q ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो। ओके, E वर्सेस Q ग्राफ। चलो, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए इक्वेशन हमारी क्या जाएगी? तो सर यहां पे Q पे एक बार ध्यान दे दे, दिस इज द सोर्स चार्ज, और इस सोर्स चार्ज की वजह से एक गिवन सेपरेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है। ठीक है सर, क्या होगी E की वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। दिस इज द फॉर्मूला। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये जो पूरा ग्राफ है ये E वर्सेस Q का ग्राफ है। E वर्सेस Q का ग्राफ का मतलब आपने R को फिक्स्ड कर दिया है, इसका मतलब R वेरी नहीं करेगा। अब R हमारे लिए फिक्स्ड है, R को वेरी आप नहीं करा रहे हो, और ऐसे में ग्राफ क्या बनेगा? सर सिंपल सा ग्राफ है। फिर तो सिंपल सा ग्राफ है। क्यों सिंपल सा ग्राफ है? सर E को आप प्लॉट कर रहे हो y एक्सिस, बहुत आराम से ऐसे लिखा करिए। सर Q को प्लॉट कर रहे हैं हम लोग किस एक्सिस पे? x एक्सिस पे। यहां पर आया E और यहां पे आ गया Q। एक तरफ E, एक तरफ Q। ठीक है, अब एक ध्यान से इसको देखो, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट कर दें तो यार ये ऐसा ही तो ग्राफ दिखाई पड़ेगा। E प्रोपोर्शनल टू Q, यही तो इक्वेशन फॉलो होगी। इसका मतलब जैसे जैसे Q इंक्रीज करेगा वैसे वैसे E भी इंक्रीज करेगा। कैसा रिलेशन फॉलो होगा भैया? बहुत आराम से देखा जाए तो Q की पावर 1 और इधर E की पावर 1, यानी यहां पर ग्राफ का जो नेचर होगा वो स्ट्रेट लाइन पैटर्न फॉलो करेगा। और स्ट्रेट लाइन पैटर्न फॉलो करने का मतलब ये हो गया, ग्राफ कैसा? ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पैटर्न का मतलब ग्राफ कैसा? ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से E वर्सेस Q ग्राफ को आप प्लॉट कर सकते हो। यहां पर जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे एक गिवन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। E वर्सेस Q ग्राफ, सिंपल तरीके से ये भी समझ में आ गया। अब एक और ग्राफ का डिस्कशन कर लेते हैं। आइए
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के केस में एक और ग्राफ। कौन सा ग्राफ लिया सर? जो ग्राफ ले रहे हैं वो E वर्सेस 1/r² का ग्राफ ले रहे हैं। E वर्सेस 1/r² का ग्राफ, ठीक है सर। क्यों? ये रहा पॉइंट, कितने सेपरेशन पे है? R सेपरेशन पर, ये रहा पॉइंट, ठीक है। इस R सेपरेशन पे पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? तो सर E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये रहा एक्सप्रेशन 1/4πε0 Q/r²। यहां पर E को आप प्लॉट कर रहे हो y एक्सिस पे, 1/r² को x एक्सिस पे, तो y प्रोपोर्शनल टू x, यानी E को आप प्लॉट कर रहे हो y एक्सिस पे, ठीक है सर। यहां पर x एक्सिस पे ले रहे हो 1/r², 1/r² पूरा। तो ध्यान से ये देखो, तो यहां पर इक्वेशन फॉलो कौन सी हो रही है सर? यहां जो इक्वेशन फॉलो हो रही है वो E प्रोपोर्शनल टू 1/r² की इक्वेशन फॉलो हो रही है। ऐसे केस में ग्राफ कौन सा रिलेशन फॉलो करेगा बेटा? 1/r² एक साथ है, पावर 1 है, और E की पावर भी 1 है। जब x एक्सिस वाला कंपोनेंट भी पावर 1 पे हो और y एक्सिस वाला कंपोनेंट भी पावर 1 पे हो, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इसीलिए यहां पे जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा? वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। हेंस यहां पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आया। सर ये तभी पॉसिबल है स्ट्रेट लाइन जब आपने Q को क्या रखा होगा? पॉजिटिव रखा होगा। यानी ये ग्राफ तभी परमिसेबल है, ये ऐसा ग्राफ तभी परमिसेबल है जब Q पॉजिटिव होगा। तो Q पॉजिटिव के लिए आसानी से हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट कर लिया। सर Q नेगेटिव होगा तो क्या होगा? स्लोप y प्रोपोर्शनल टू x की जगह y प्रोपोर्शनल टू -x, और y प्रोपोर्शनल टू -x का मतलब ग्राफ ऐसे नहीं ऐसे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हो। तो ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें जो पहला ग्राफ था दैट इज E वर्सेस R, हम लोग इक्विलिब्रियम के साथ पढ़ रहे होंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आइए तब तक न्यूमेरिकल्स पे आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन याद आ गया होगा कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फील्ड निकालेंगे और उसका वेक्टोरियल सम, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को काउंट करेंगे। वेक्टोरियल सम बोलने का ही मतलब ये हुआ कि आप मैग्नीट्यूड भी लोगे और आप साथ में क्या लोगे? डायरेक्शन। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। लेट इट बी चार्ज 1, लेट इट बी चार्ज 2। एक तरफ चार्ज 1, अगली तरफ चार्ज 2, ठीक है। एक तरफ चार्ज 1, एक तरफ चार्ज 2। इस चार्ज 1 की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर फील्ड किधर की तरफ होगी? तो शॉर्टकट, सोर्स चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता था तो फील्ड अवे फ्रॉम द सोर्स, फील्ड अवे फ्रॉम द सोर्स। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्ज 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E1 और ये रही उसकी डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो जो सेंस होगा, डायरेक्शन होगा, वो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होगा। सिमिलरली चार्ज 2 के बिहाफ पे अगर बात करते हैं तो चार्ज 2 के बिहाफ पर चार्ज 2 की वजह से यहां फील्ड क्या होगी? E2, और सेंस यहां भी सेंस क्या आएगा? रिपल्सिव। तो एक तरफ E1 और एक तरफ E2, एक तरफ आया E1 और अगली तरफ आया E2। कैसे E1 कैसे E2 और सॉल्व कैसे करेंगे? आइए। फॉर E1, सर E1 को आप क्या लिख सकते हैं? हम लोगों ने ऑलरेडी डायरेक्शन को काउंट कर लिया है, ऐसे में सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखो, ठीक है। तो E1 को सिंपली आप क्या लिख सकते हो?
E1 को आप सिंपली क्या लिख सकते हो, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q अपॉन ए स्क्वायर। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आपने ये बता दिया। डायरेक्शन E1 की कैसे होगी सर? डायरेक्शन E1 की अवे होगी, अवे फ्रॉम सोर्स। बिल्कुल सही, यानी टुवर्ड्स राइट। ठीक है सर, अच्छे से हमको E1 की बात समझ में आ गई। फॉर E2, आइए E2 कैसे बताएंगे? E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड सिंपली Q अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? डायरेक्शन अवे फ्रॉम सोर्स। अवे मतलब लेफ्ट की तरफ, तो एक टुवर्ड्स राइट और एक टुवर्ड्स लेफ्ट। एक तरफ E1, एक तरफ E2। ठीक है, रिजल्टेंट कैसे आएगा? रिजल्टेंट कूलम्स लॉ में भी पढ़ा था, यहां पर भी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। E1 टुवर्ड्स राइट, E2 टुवर्ड्स लेफ्ट। E1 का मैग्नीट्यूड 4Q अपॉन ए स्क्वायर है, आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। E2 के मैग्नीट्यूड में Q अपॉन ए स्क्वायर है। E1 ज़्यादा कि E2 ज़्यादा? E1 ज़्यादा। तो जो E रिजल्टेंट होगा वो हमारे लिए क्या होगा सर? E1 माइनस E2 होगा। ठीक है सर, E1 माइनस E2 हो गया। वैल्यू पुट कर दी, यहां पे सॉल्व करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए। यहां 4Q अपॉन ए स्क्वायर है, यहां Q अपॉन ए स्क्वायर है। 4Q अपॉन ए स्क्वायर माइनस Q अपॉन ए स्क्वायर। सॉल्व करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इधर आ जाएगा 3Q अपॉन ए स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। इस तरीके से E रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। डायरेक्शन के लिए क्या होगा? तो स्टूडेंट हमने किससे किसको सब्ट्रैक्ट किया है? हमने E1 से E2 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी E1 माइनस E2 लिखा है। तो इस हिसाब से जो भी डायरेक्शन डिसाइड होगी वो E1 के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन डिसाइड होगी। तो E1 की जो डायरेक्शन वही डायरेक्शन E रिजल्टेंट की, क्योंकि E1 माइनस E2 है। E1 राइट की तरफ था, E2 लेफ्ट की तरफ था। राइट की तरफ ज्यादा मैग्नीट्यूड है, लेफ्ट की तरफ कम मैग्नीट्यूड है, तो जो नेट डायरेक्शन होगी, राइट की तरफ ज्यादा मैग्नीट्यूड, लेफ्ट की तरफ कम मैग्नीट्यूड, तो जो नेट डायरेक्शन होगी वो E1 माइनस E2 अगर आया है तो ज्यादा से कम जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी रिजल्टेंट तो राइट पे ही या ज्यादा वाले की तरफ ही तो जा रहा होगा। इसका मतलब जो भी डायरेक्शन होगी वो एज पर E1 होगी, यानी टुवर्ड्स राइट ऑफ पॉइंट P। और इस हिसाब से बहुत आसानी से वो मैग्नीट्यूड और नीचे वाला आगे आ गया डायरेक्शन। तो ये था केस ऑफ अ डबल चार्ज सिस्टम पर एकदम सिंपलेस्ट लेवल से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने कैसे अप्लाई किया। बहुत आराम से लेक्चर रख रहा है क्योंकि बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कई सारे लेक्चर्स आएंगे, तो स्टे ट्यून, बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ गया अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको ठीक है थोड़ा सा ऐसे कर दिया। अब एक है 4Q, एक है -2Q। पॉइंट P पे फील्ड बताइए हमको, क्या करेंगे? चलिए सर, अप्रोच समझ में आ गया। स्टेप 1, चार्जेस को मार्क कर दें। चार्ज 1, चार्ज 2, एक तरफ चार्ज 1 अगली तरफ चार्ज 2, एक तरफ चार्ज 1 अगली तरफ चार्ज 2। आइए देखते हैं। चार्ज 1 की वजह से इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड, चार्ज 1 की वजह से ये आया E1,
चार्ज 1 की वजह से इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड ये आया E1, ठीक है। चार्ज 2 की वजह से रिजल्टेंट फील्ड, सर ये आपने E1 कैसे बना दिया? बेटा ध्यान से देखो, तो ये पॉजिटिव चार्ज था, और पॉजिटिव चार्ज अगर है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो फील्ड कैसी होती थी? अवे, इसीलिए E1 अवे, इससे अवे। लेकिन 2 कैसा है? सर 2 तो नेगेटिव है, और नेगेटिव में हम लोगों ने पढ़ा था अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड टुवर्ड्स, यानी पॉजिटिव सोर्स चार्ज से फील्ड अवे, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स। याद करिए, शॉर्टकट में पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स, ठीक है सर। E1 और इधर ही E2 आ गया, तो आसानी से डायरेक्शन आपने समझ लिया। हम यहां पे लिख दे रहे, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज, और नेगेटिव है तो बहुत आसानी से टुवर्ड्स सोर्स चार्ज। सर बहुत अच्छे से हमने E1 E2 दोनों नोट कर लिए। अब E रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो E रिजल्टेंट निकालने के लिए E1 और E2 इंडिविजुअल निकालते हैं। क्या होगा E1? तो सर E1 आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ मैग्नीट्यूड को काउंट करो, कितना मैग्नीट्यूड? 4Q अपॉन ए स्क्वायर। डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, अवे, याद आ गया, ठीक है सर। व्हाट अबाउट E2? बहुत आराम से E2 को भी आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड 2Q अपॉन ए स्क्वायर, ये भी टुवर्ड्स राइट, ठीक है सर। E1 भी आ गया और E2 भी आ गया। ऐसे में नेट रिजल्टेंट कैसे करोगे? E रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 कैसे? E1 भी राइट की ओर, E2 भी राइट की ओर, दोनों राइट की ओर हैं, इसीलिए E रिजल्टेंट आपने क्या लिख दिया? E1 प्लस E2। कोई डाउट ही नहीं, यहां पर एक्सप्रेशन में वैल्यू प्लेस करिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर आ रहा होगा 4Q अपॉन ए स्क्वायर, साथ में इधर आ रहा होगा 2Q अपॉन ए स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आया। डायरेक्शन E1 भी राइट, E2 भी राइट, तो जो नेट डायरेक्शन होगी, नेट वो टुवर्ड्स राइट। किसके टुवर्ड्स राइट? टुवर्ड्स राइट ऑफ पॉइंट P। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से E1 E2 के रेस्पेक्ट में आंसर को सॉल्व कर लेंगे। डबल चार्ज सिस्टम समझ में आ रहा होगा। इन सभी पे ग्राफ पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टर्न पे, इन सब में E वर्सेस X ग्राफ, बहुत अच्छा लेक्चर होगा। लेकिन आज की क्लास में पहले बेसिक्स को समझ लिया। अगला केस, अब यहां पर हल्का सा वेरिएशन, ठीक है सर। यहां पर एक चार्ज 4Q है, एक चार्ज -2Q है, और इन चार्जेस की हेल्प से पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है। कैसे करेंगे सर? कोई डाउट नहीं। लेट इट बी चार्ज 1, लेट इट बी चार्ज 2। इन दोनों चार्जेस की हेल्प से पॉइंट P पे फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक। चार्ज 1 कैसा है? पॉजिटिव की फील्ड अवे, नेगेटिव की फील्ड टुवर्ड्स। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वजह से फील्ड कैसी जाएगी? तो सर अवे जाएगी, E1, ठीक है। इस नेगेटिव की वजह से फील्ड क्या आएगी? नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड टुवर्ड्स। पॉजिटिव की फील्ड अवे, नेगेटिव चार्ज की फील्ड टुवर्ड्स। एक तरफ E1, एक तरफ E2। E1 कैसे करेंगे? (1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट).
चार्ज का अपना मैग्नीट्यूड 4q, ए और ए, तो इस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ए और ए, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2a, 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर, आराम से 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। डायरेक्शन किधर की ओर होगी, टुवर्ड्स राइट, राइट ऑफ पॉइंट पी। आसानी से हमें समझ में आ गया ये 2a कैसे हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। E2 के लिए क्या कहोगे सर, E2 के लिए मैग्नीट्यूड बताइए, डायरेक्शन तो आप ले ही चुके हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q, ये सेपरेशन तो सिर्फ a है, a स्क्वायर, डायरेक्शन टुवर्ड्स -2q। ठीक है सर, E1 भी समझ में आया और E2 भी समझ में आया। क्या आएगा E रिजल्टेंट, आइए, देयरफॉर E रिजल्टेंट क्या होगा, बहुत ध्यान से बताना है सर, ध्यान से देखिएगा सर। स्ट्रेंज बात है, यहाँ पर ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो 4q/4a स्क्वायर, 4 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसी को अगर सॉल्व करते हो तो आगे जाके हम इसी पार्ट को सॉल्व करके अगर जाएं तो आगे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपली बचेगा q/a स्क्वायर, जबकि यहां क्या है 2q/a स्क्वायर। कौन बड़ा, 2q/a स्क्वायर बड़ा कि q/a स्क्वायर बड़ा, सर 2q/a स्क्वायर बड़ा, यानी E2 E1 से ज्यादा है। तो जो E रिजल्टेंट होगा दैट विल बी E2 - E1, और E2 - E1 के हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q/a स्क्वायर माइनस, वहां से आ रहा होगा q/a स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, इतना मैग्नीट्यूड 2q/a स्क्वायर माइनस q/a स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो q/a स्क्वायर आ जाएगा। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, E2 - E1 लिखा है कि E1 - E2 लिखा है, सर क्या लिखा है E2 - E1, तो डायरेक्शन कौन कंट्रोल कर रहा होगा, E2 कर रहा होगा। E2 की डायरेक्शन किधर थी, टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ P, इसीलिए जो भी E रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो इसी के हिसाब से निकलेगी। अगर E1 - E2 होता तो डायरेक्शन E1 के रेस्पेक्ट में निकालते, और यहां डायरेक्शन कैसे किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, E2 - E1 है तो डायरेक्शन E2 के रेस्पेक्ट में आएगा। हेंस डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ पॉइंट P। इस तरीके से केस 1 के कई क्वेश्चन सबको हमने अच्छे से बता दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले पार्ट पे केस आया, अब की बार जो पॉइंट है वो एक्सिस पे ना होके बाइसेक्टर पे है, एक्सिस पे ना होके बाइसेक्टर पे है। आइए समझते हैं। सर इस केस में इन चार्जेस को भी वही अप्रोच, 1 चार्ज 2 दोनों मार्क कर दीजिए, 1 और 2 दोनों मार्क कर दीजिए। एक तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैटर्न है। पॉइंट P पे फील्ड बताइए कैसे, तो इस चार्ज, ये कौन सा चार्ज है सर, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कौन सा चार्ज है सर, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों की फील्ड अवे, ओके ओके। इसकी वजह से फील्ड, 1 की वजह से फील्ड दैट इज E1, 2 की वजह से फील्ड दैट इज E2। एक तरफ E1 एक तरफ E2, E1 E2 निकाल ली, E1 E2। अब आगे जरा बताओ, ये थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये थीटा होगा तो ये एंगल भी
थीटा। सर आराम से थीटा एंगल समझ में आ गया। अब आगे चलिए आगे। थीटा अगर समझ में आ गया तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट हमारे लिए कौन सा होगा? E1 के पास वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट हमारे लिए हो जाएगा E1 cos थीटा। थीटा के पास वाला E1 cos, थीटा से दूर वाला E1 sin, E1 sin थीटा। ठीक है, E2 के लिए क्या कहोगे? E2 के लिए थीटा के पास वाला कंपोनेंट E2 cos, और ऊपर की तरफ E2 sin थीटा। एक तरफ E1 sin थीटा, एक तरफ E2 sin थीटा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। सारी फोर्सेस को आपने क्लियरली मार्क कर दिया अलोंग x और अलोंग y। अब हम लोग को E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करके देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। E1 फॉर E1, चलिए क्या वैल्यू होगी? E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना? Q। ये कितना सेपरेशन? A। बिल्कुल सही। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A²। ठीक है सर, आसानी समझ में आ गया। फॉर E2, E2 के लिए क्या होगा? E2 के लिए सर, E2 के लिए भी यही होगा। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A²। दोनों सर E1 E2 दोनों Q/A², दोनों Q/A²। आगे बढ़ गए। E1 E2 अगर सेम है, E1 E2 सेम है, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो ये दोनों वैल्यू सेम है। और अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनके कॉस कंपोनेंट भी सेम होंगे, यानी ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल कर जाएंगे। बिल्कुल सही, कैंसिल कर जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट आएगी वो आएगा E1 प्लस E2 और बाहर होगा साइन थीटा। E1 प्लस E2 और साथ में होगा साइन थीटा। E1 E2 सेम है। 2E1 साइन थीटा। बिल्कुल सही सर। E1 की वैल्यू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A²। बिल्कुल सही। व्हाट अबाउट साइन थीटा? साइन थीटा कैसे निकालोगे? साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर हम लोग को यहां निकालना पड़ा तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां से देखिएगा ए इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो थीटा वुड भी कितना? 60 डिग्री। यानी जो थीटा होगा, इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60। और 60 का मतलब साइन 60, और साइन 60 सबको पता है √3/2। हेयर इज द आंसर। इस तरीके से बहुत आसानी से आप आंसर निकाल लोगे। डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन किसकी तरफ होगी? तो डायरेक्शन के लिए सबसे आसान कि सर अगर इधर x एक्सिस रखी है, इधर y एक्सिस रखी है, तो जो नेट डायरेक्शन है वो अलोंग y एक्सिस। बहुत आसानी से आपने डायरेक्शन को नोटेट कर दिया। एंड हेयर इज द केस ऑफ अ ट्राइंगल विद द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसा ही एक केस और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए केस ऑफ अ ट्राइंगल आया। इस केस ऑफ अ ट्राइंगल में उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है। ये पहला चार्ज है +2Q और वो चार्ज है -2Q। एक +2Q एक -2Q, और इन दोनों की हेल्प से पॉइंट P पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो लेट इट बी चार्ज 1।
लेट इट बी चार्ज 2। चार्ज 1 की फील्ड E1, चार्ज 1 की फील्ड E1, ठीक है। चार्ज 2 की फील्ड, चार्ज 2 की फील्ड, चार्ज 2 की फील्ड ये रहा E2। चार्ज 1 की फील्ड E1, चार्ज 2 की फील्ड क्या रही होगी E2, बिल्कुल सही। यहां पर भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने गिवन दे रखा है, तो तीनों एजेस सेम सेपरेशन, सेम लेंथ की एक ही। ये 60 डिग्री होगा, हाँ सर बिल्कुल 60 डिग्री होगा। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये जो बाहर का एंगल होगा वो 180 से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड दैट विल बी 120। 180 से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी 120। अब कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, आइए देखते हैं। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। टू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है सर। आगे व्हाट अबाउट E2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड उसका भी 2q, ओके, एक प्लस में और एक माइनस में। 2q अपॉन ए स्क्वायर, 2q अपॉन ए स्क्वायर, डायरेक्शन आपने मार्क कर दी। नेट कैसे निकालेंगे, नेट कैसे निकालेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था हम लोगों ने। ऐसे में वेक्टोरियल सम निकालना है तो ई रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। E1 कैसे, क्या वैल्यू लिए होगा सर E1, इस पूरे को कुछ हम E लिख सकते हैं, लेट इट बी E, बिल्कुल सही सर। ये भी क्या होगा, ये भी E ही रहेगा। थीटा कितना हो गया, थीटा दोनों के बीच का एंगल 120, तो ये टर्म कुछ इस हिसाब से चला गया, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू -1/2, ये और ये क्या हुआ, कैंसिल। सॉल्व करके आया E, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज आंसर। तो बहुत आसानी से हमने E1 E2 का रिजल्टेंट निकाल लिया। क्या होगा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट यहां पर आया E1 E2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन ए स्क्वायर। सर ठीक है, अब इस रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा, चलिए रिजल्टेंट को हमने इससे मार्क किया, ये आया ई रिजल्टेंट। अब ई रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, एंगल कैसे निकालेंगे, लेट इट बी एंगल, लेट एंगल बी अल्फा, लेट एंगल बी कितना अल्फा। तो फॉर डायरेक्शन एंगल निकालने के लिए वेक्टर्स का ही अप्रोच यूज करते हैं, याद होगा सबको। tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा का फॉर्मूला होता था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। जहां पर हम एक हिंट दे रहे हैं, ये होता था b, ये होता था a, ये होता था थीटा और ये होता था बीच का रिजल्टेंट अल्फा, ऊपर वाला b। तो tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा,
बी के नाम पे आ जाएगा E2 साइन थीटा साइन 120 अपॉन बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ए के नाम पर आया E1 ए प्लस बी कॉस थीटा और इस तरीके से हमारे पास आ गया tan अल्फा का रिलेशन E2 साइन 120 अपॉन E1 प्लस E2 कॉस 120। आगे जरा हमको बताइए साइन 120 की वैल्यू साइन 180 माइनस 60 यानी साइन 60, वो तो √3/2 हो गया। चलिए सर √3/2 हो गया। कॉस 120 की वैल्यू -1/2 हो गया। ठीक है, ऊपर √3/2 नीचे -1/2। E2 की वैल्यू क्या होगी E, E1 की वैल्यू भी E, तो नीचे ऊपर आ जाएगा E √3/2, नीचे आएगा E माइनस E/2। तो इसको हम √3E/2 नीचे E माइनस E/2, E/2 कैंसिल, √3 आया tan अल्फा। और अगर tan अल्फा √3 है तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की। देयरफॉर इस पार्ट को हम रब कर देते हैं। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √3 इक्वल टू 60 डिग्री एंड दैट इज द आंसर। ये आया मैग्नीट्यूड और ये पार्ट आ गया डायरेक्शन। कैसे आया 60 डिग्री, ये सबको समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपने मैग्नीट्यूड भी निकाला, इस तरीके से आपने एंगल भी निकाला। तो जब आप आंसर लिखोगे तो आप आंसर लिखोगे इस तरीके से कि इतना तो मैग्नीट्यूड होगा, आंसर विल बी 60 डिग्री। ये कौन सा सेंस हुआ 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू गिवन एक्सिस, यानी जो एक्सिस लिया है उससे 60 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप E1 E2 को आसानी से सॉल्व कर सकते हो फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। ठीक है सर, इसमें आगे बढ़ गए अगले वाले पे। मान लीजिए क्वेश्चन हो रहा, नेगेटिव नेगेटिव दोनों चार्ज नेगेटिव है, ऊपर -q नीचे -2q, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी अलग कर दिया। यहां पे क्या करेंगे सर, इसे 1 मार्क करिए सर, इसे 2 मार्क करिए। 1 की फील्ड अट्रैक्टिव E1, 2 की फील्ड सर दिस इज 2, एक तरफ E1 एक तरफ E2। आगे क्या करेंगे, E1 पता है E2 पता है, बीच का एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो समझ गए होंगे सब लोग कि एंगल इस कितना 60 डिग्री। ठीक है सर 60 डिग्री। आगे E1 कैसे निकालेंगे सर, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। सर E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है सर, व्हाट अबाउट E2? E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है q, q अपॉन ए स्क्वायर। एक तरफ E1 एक तरफ E2, दोनों आ गया। आइए बताइए रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे सर। अब तो क्वेश्चन कर ही सकते हैं हम लोग, क्या करिए सर, इसको अगर E लिख लिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन ए स्क्वायर को E लिखा तो आगे 2 है, और 2 का मतलब इसको E लिखें कि 2E लिखें सर, 2E लिखिए। एक तरफ E अगली तरफ क्या आ रहा होगा 2E। व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट, E रिजल्टेंट क्या आएगा, E रिजल्टेंट क्या आएगा E1 स्क्वायर
प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 आगे कॉस कितना 60 डिग्री। बहुत आसानी से आपने एक्सप्रेशन लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा विद द कंप्लीट रूट, यानी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसे में ये आया e का स्क्वायर, ये आया 2e का स्क्वायर प्लस 2 e इंटू 2e cos 60 1/2। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, ये 2 और ये 2 भी क्या हुआ कैंसिल। सॉल्व करके ई स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, 4 प्लस 2 6 और 1 7। सॉल्व करके आंसर आएगा रूट 7e, जिसको आप आगे जाके e की वैल्यू इतना प्लेस कर सकते हैं। सो e रिजल्टेंट इक्वल टू रूट 7 अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e q अपॉन a स्क्वायर। दिस इज द आंसर। सर इस तरीके से हमने e रिजल्टेंट निकाल लिया। अच्छा, e रिजल्टेंट निकालने के बाद डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन सर इतना पार्ट तो हमें समझ में आ गया। डायरेक्शन के लिए आइए देखते हैं। डायरेक्शन के लिए एक काम करते हैं, ऊपर का पार्ट को हमें पता है ये पार्ट है E1 E2, हम इस पार्ट को रब कर रहे हैं। डायरेक्शन के लिए रूट 7e मैग्नीट्यूड आया था जहां e की वैल्यू पुट कर ली थी। अब डायरेक्शन के लिए फॉर डायरेक्शन एक बात बताइए, बार बार हमने यही बोला था, फिर से समझ लीजिए जिसको डाउट रहे। ये ए है, ये बी है, बीच का थीटा, जो रिजल्टेंट जाएगा अल्फा। यहां रिलेशन चला गया, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और इस तरीके से tan अल्फा ऊपर वाला b, ऊपर वाला b, यहां ऊपर कौन है E2, तुम b की तरह बिहेव करो और E1 तुम a की तरह बिहेव करो। तो आ गया E2 साइन 60 अपॉन E1 प्लस E2 cos 60। बस कोई दिक्कत ही नहीं होगा कि आना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है। E2 को तो आपने E रखा है, साइन 60 मतलब हो गया रूट 3/2। E1 को लिखा 2e प्लस E2 को लिखा e, cos 60 यहां पे हो गया 1/2। सॉल्व करोगे रूट 3e/2 डिवाइड बाय 2e प्लस e/2 हो गया 5e/2। ओके, और यहां पर e/2 कैंसिल हुआ, बहुत आसानी से ये आ गया tan अल्फा इक्वल टू रूट 3/5। सॉल्व जब करोगे तो यहां से अल्फा फाइनली आ जाएगा आंसर में। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना रूट 3/5। ये आंसर होगा। किस सेंस में होगा सर?
ये पूरा क्लॉक, तो यहाँ पे जो सेंस जा रहा है, जो सेंस जा रहा है यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? सर जो सेंस जा रहा है द सेंस इज क्लॉकवाइज, तो जो भी डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। और क्लॉकवाइज का मतलब आप ये कह सकते हो कि इस तरीके से ये, और ये रहा हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन यानी अल्फा। तो ये आया था ई रिजल्टेंट रूट सेवन ई आया था, और ये आगे डायरेक्शन tan इनवर्स ऑफ √3/5, वो भी किस सेंस में? क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने केस ऑफ ट्राइंगल को भी सॉल्व किया, सिंपल तरीके से समझा कि डायरेक्शन कैसे निकालना है। एक सिंपल सी बात है, वेक्टर का अगर सही से अच्छे से आता है तो किसी को कोई खास दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया केस ऑफ अ ट्राइंगल पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर ही, कि यहाँ पर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है। वी हैव द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 3 चार्जेस हैं। तो पहला चार्ज है 2Q, इसे मार्क किया 2Q प्लस में है, चार्ज 1, 2Q2 चार्ज 2, प्लस Q चार्ज 3, प्लस 2Q प्लस Q प्लस 2Q 1 3 2 मार्क कर लिया। अब बताओ 1 की फील्ड किधर होगी? सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज E1, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे E1, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वैसे फील्ड E2, E1 E2। 3 की फील्ड क्या होगी? 3 की फील्ड सर 3 की फील्ड तो ऊपर आएगी, E3। और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, थीटा थीटा, ये थीटा होगा, तो यहां पर ये एंगल भी थीटा। सर पिछले क्वेश्चन जैसा ही जा रहा है, ये थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा। थीटा के पास वाला कंपोनेंट E1 कॉस, ऊपर की तरफ E1 साइन, ओके, E1 साइन थीटा। चलिए इधर थीटा के पास वाला E2 कॉस थीटा, ऊपर की तरफ E2 साइन थीटा। चलिए ये भी हो गया। अब हमको आप बताओ E1 E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सर स्ट्रेंज बात है कि E1 E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का मैग्नीट्यूड 2Q अपॉन A²। ठीक है सर, ये E1 है, जो E1 है वही वैल्यू, जो E1 की वैल्यू है वही E2 की वैल्यू होगी। इस वजह से ये और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल ही हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास क्या? साइन कंपोनेंट। आइए ई रिजल्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले जरा E3 भी हमको बता दीजिए। तो सर ये A है, ये एंगल कितने डिग्रीज का होगा? एंगल 60 डिग्री का होगा। थीटा के पास वाला कॉस, थीटा से दूर वाला साइन, तो ये पूरा A साइन 60, ये पूरी हाइट हो जाएगी A साइन 60, मतलब √3a/2। इस वजह से जो E3 आएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q अपॉन ये पूरा A साइन 60 √3a/2 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। E1 भी आ गया हमारे पास, E2 भी आ गया और हमारे पास E3 भी आ गया। तो व्हाट अबाउट द ई रिजल्टेंट? चलिए बताइए। एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो ई रिजल्टेंट होगा वो E1 का साइन कंपोनेंट, E2 का भी साइन कंपोनेंट
और E3 अपने साथ लिए होगा। E1 साइन थीटा होगा, E2 साइन थीटा होगा और साथ में E3 होगा। ठीक है, E1 और E2 तो आपस में इक्वल, बस खत्म। 2E1 साइन थीटा, ये अलग रख दो, प्लस E3। ठीक है, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू क्यू बाई ए स्क्वायर और साइन 60 कितना होगा बेटा, √3/2। आया कहाँ से, क्योंकि जो थीटा होगा वो 60 डिग्री पुट करना है, साइन 60 √3/2। साथ में E3 के लिए, E3 की फील्ड क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे क्यूब बाय √3a/2 का होल स्क्वायर। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से E1, E2 और E3 को सॉल्व करते हुए हमने आंसर निकाला। डायरेक्शन किधर, बड़े आसानी से बता सकते हैं सर। डायरेक्शन के लिए ये थी हमारी x एक्सिस, ओके। डायरेक्शन के लिए ये रही हमारी y एक्सिस। तो जो भी डायरेक्शन है वो अलोंग y एक्सिस जा रही है, और इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगले वाले पार्ट पे मूव कर रहे हैं। केस ऑफ अ ट्राइंगल। ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल के केस में आपको जो फील्ड निकालनी है वो सेंट्रॉइड पे निकालनी है। केस ऑफ अ ट्राइंगल पे जो भी कैलकुलेशन करना है वो सेंट्रॉइड पे करना है। आइए सेंट्रॉइड का, चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3, सिमेट्रिक फिगर, बिल्कुल सही, सिमेट्रिक फिगर, यस सर सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक चार्ज सिस्टम है, सिमेट्रिक चार्ज सिस्टम है। इस वजह से सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स भी 0 होता था, याद है ना। अगर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे सेंट्रॉइड पे तो भी नेट फोर्स 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी 0 होगी। इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाता यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, ये आया चार्ज 1 की फील्ड, ठीक है, ये गया चार्ज 2 की फील्ड, ठीक है, चार्ज 3 की फील्ड, E1, E2, E3, ठीक है। एक तो याद होगा सिमेट्री ऑपरेशन, सिंपल सा पार्ट रखते हैं, सिमेट्री है तो सिमेट्री ऑपरेशन फॉलो करते हैं। सिमेट्रिकल फिगर हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, तो चाहे केस ऑफ ट्राइंगल था, केस ऑफ स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड और द सेंटर ऑफ द फिगर विल बी 0 फॉर द सच केसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगी। तो स्ट्रेट अवे अगर हमसे यहां पूछा जाएगा तो ई रिजल्टेंट हम यहां पर क्या बताएंगे सर, ई रिजल्टेंट हम यहां बोलेंगे 0 एंड दिस इज द आंसर। इस तरीके से बहुत इजीली हम यहां पर ई रिजल्टेंट को 0 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट को डाउट आया कि सर करें कैसे, 0 प्रूफ करिए जरा। तो आइए वेक्टर से भी देख लेते हैं। सर वेक्टर से कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं वेक्टर से कैसे देखेंगे। एक काम करिए, सेंट्रॉइड पे एक्सिस मार्क कर दीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बिल्कुल सही सर, सेंट्रॉइड पे एक्सिस मार्क कर दिए। E1 हमको बताइए, E1 को क्या लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, ये R कर दे सेपरेशन, क्योंकि फिगर सिमेट्रिक है तो सेंट्रॉइड की हर वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम रहेगी, Q/R², ठीक है सर, ठीक है। डायरेक्शन किधर, ऊपर वाई एक्सिस है तो नीचे, ऊपर जे कैप होगा तो नीचे माइनस जे कैप, सो डायरेक्शन में माइनस जे कैप लिखना मत भूलिएगा। E1 लिख लिया, सबको समझ में आया E1 कैसे लिखा।
हाँ सर इवन समझ में आ गया। E2 एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये एंगल, ये बाइसेक्टर है एंगल का, ये 120 होता था सेंट्रॉइड में एंगल, ये एंगल 120 होगा, ये बाइसेक्ट करेगा तो इतना एंगल कितना होगा 60, पूरा 90 है, इतना 60 है, तो ये बचा हुआ कितने डिग्रीज का होगा 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज कैसे आ गया, सबको समझ में आ गया। सेंट्रॉइड का ये एंगल 120 है, इतना 90 है, अब ये बाइसेक्टर है तो ये आधा 60 होगा, पूरा 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा 30। तो इस केस में E2 को आप क्या लिख सकते हो सर, E2 को आप क्या लिख सकते हो, तो मैग्नीट्यूड तो वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। डायरेक्शन के लिए क्या कहोगे, थीटा के पास वाला cos 30 i कैप, बाकी ऊपर की तरफ sin 30 j कैप। ठीक है सर, cos 30 i कैप प्लस sin 30 क्या आ रहा होगा j कैप, cos 30 i कैप sin 30 j कैप। अब आया E3, E3 में जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। E3 सिमिलर इज द केस, E3 के साथ भी कुछ ऐसा ही पैटर्न जाएगा। सर ये एंगल भी कितने डिग्रीज का होगा 30 डिग्रीज, बिल्कुल वही कंसेप्ट 30 डिग्रीज, मैग्नीट्यूड वही है, थीटा के पास वाला cos, थीटा से दूर वाला sin, cos 30 माइनस i कैप प्लस sin 30 j कैप। E1 E2 E3 तीनों निकाल लिया। सो E रिजल्टेंट क्या आएगा, ऐड कर दो, वेक्टर सम निकाल दो, E1 प्लस E2 प्लस E3, वेक्टर सम निकाल दो, E1 प्लस E2 प्लस E3। आइए ध्यान से देखिएगा, cos 30 i कैप, cos 30 माइनस i कैप, जब ऐड करोगे तो cos 30 वाला कंपोनेंट क्या कर जाएगा कैंसिल, i कैप माइनस i कैप कैंसिल, यानी i तो चला गया। यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² माइनस j कैप है, यहां sin 30 j कैप, sin 30 j कैप, sin 30 1/2 j कैप, 1/2 j कैप ऐड करेंगे तो 1 j कैप आएगा, यहां -1 j कैप है, यहां 1 j कैप है, इस वजह से फाइनल आंसर इज 0 एंड दैट इज द आंसर। यानी कोई भी सिमेट्रिक फिगर होगा, आप इक्वेशन में E1 प्लस E2 प्लस E3 रखेंगे, ये माइनस j कैप में है, sin 30 j कैप, बाहर आगे का पार्ट तो सब में सेम है, sin 30 j sin 30 j, sin 30 1/2 j कैप, 1/2 j कैप, तो ऐड करके j कैप, और ये माइनस j कैप, तो नेट में क्या आ गया 0, क्योंकि i कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए होंगे। तो इस तरीके से सेंट्रॉइड को हमने लॉजिकली भी बताया और यहाँ मैथमेटिकली भी प्रूव किया कि सेंट्रॉइड केस में नेट फील्ड 0 होगी। अब मान लीजिए चार्जेस अलग अलग हो गए, सर सेंट्रॉइड नहीं, सेंट्रॉइड का केस है लेकिन सिमेट्रिक फिगर नहीं है, तो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। आइए 1 मिनट, ठीक, 1 2 3, आराम से तीनों चार्जेस को आपने मार्क कर लिया। जब 3 चार्जेस आपने मार्क कर लिए तो यहां पर एक्सिस भी बना दो, एक्स और वाई, सर एक्सिस ही मार्क कर दी। 1 की फील्ड किधर होगी, 1 की फील्ड सर E1 इधर जाएगा, E2 प्लस है अवे, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, E3 ओके नेगेटिव है तो टुवर्ड्स, याद आया पॉजिटिव का अवे, नेगेटिव का टुवर्ड्स, E1 E2 E3 तीनों मार्क कर लिए। ठीक है सर, ये पूरा लेंथ सेपरेशन आपके पास A का है
तो लेट इट बी आर, लेट इट बी आर, जिसको आसानी से आप बाइसेक्टर ड्रॉप करके सॉल्व कर लेंगे। कैसे? cos 60 इज इक्वल टू इतना पार्ट बेस पे a/2 हो जाएगा डिवाइड बाय r। तो cos 60 इज इक्वल टू a/2, यहां पे हम लिख भी दे रहे हैं cos 60 a/2 डिवाइड बाय r, a/2 डिवाइड बाय r, r इक्वल टू a/2 cos 60। ठीक सर, आराम से r इक्वल टू a/2 cos 60, ये समझ में आ गया। अब इवन वेक्टर को लिखते हैं। इवन, चलो बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां का चार्ज 2q/r², ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। वे साइन ध्यान रखिएगा, यहां पे ध्यान रखिएगा, ये पार्ट मैग्नीट्यूड आपने ले लिया है, तो इसीलिए आप डायरेक्शन को उससे कंट्रोल कर रहे हो, यानी दोबारा अब यहाँ साइन पे मत ध्यान दीजिएगा, साइन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने साइन को डायरेक्शन में एडजस्ट करा लिया है। अभी वेक्टर ऐसे जा रहा है 30 डिग्री, सब बता चुके हैं पीछे। थीटा के पास वाला cos 30, थीटा के पास वाला cos sin 30, जे क्या सर, ये आया इवन। व्हाट अबाउट E2? E2 सर सिमिलर इज द केस विद E2। E2 के लिए चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, ठीक है सर, लेकिन ये एंगल स्टिल 30 डिग्री। तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, थीटा के पास वाला cos, थीटा से दूर वाला sin। तो यहां पे लिख सकते हैं cos 30 माइनस i कैप प्लस sin 30 j कैप, दैट्स इट। E1 आया, E2 आया। व्हाट अबाउट E3? व्हाट अबाउट E3? E3 E3 के लिए क्या कहोगे? E3 के लिए ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द चार्ज जा रहा है, मैग्नीट्यूड लिख दो, साइन मत लेना, क्योंकि आप साइन को डायरेक्शन में एडजस्ट कर चुके हो। आपने E3 ऊपर की तरफ साइन के बिहाफ पे ही बनाया है। Q/r², डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना? हाँ जी सर, ऊपर की तरफ है। सिंपल जे कैप। अब ऐसे में जो ई रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? वो होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर और E3 वेक्टर। अब यहां पर आप आसानी से E1, E2, E3 की वैल्यू प्लेस कर देंगे और आराम से आपके पास आंसर आ जाएगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा, आपने चार्जेस के साइन के बिहाफ पे E1, E2, E3 मार्क कर लिए थे। थीटा के पास वाला cos, दूर वाला साइन, थीटा के पास वाला cos, दूर वाला साइन और E3 ऊपर की तरफ। तो अब हम लोग अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये पूरा सेट हम लोग का अब यहाँ पर इस टाइप के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए। अब कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं, ताकि अगले लेक्चर तक जब हम लोग पहुंचे तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मूव ऑन कर सके। आइए आगे देखते हैं। अब अगले केस पे चलते हैं, केस ऑफ अ स्क्वायर पे। स्टूडेंट, ये भी एक सिमेट्रिक फिगर है, और एक सिमेट्रिक फिगर है तो सिमेट्रिक फिगर पे विद सिमेट्रिक चार्जेस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। तो यहां पर चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3, चार्ज 4, और इनकी वजह से यहां पे नेट फील्ड 1, 2, 3, 4। 1 की फील्ड ऐसे, बिल्कुल सही, पॉजिटिव चार्ज अवे। 2 की फील्ड इस तरीके से अवे, आगे बढ़ गए। 4 की फील्ड अवे, 3 की फील्ड अवे। ऐसे में नेट फील्ड कितनी आएगी? तो स्टूडेंट,
E1 और E3 कैंसिल हो गए, E2 और E4 कैंसिल हो गए, और देयरफॉर E रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। यानी जितने भी सिमेट्रिक फिगर हैं उनके केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाले पे चल रहे हैं। अब मान लीजिए ये रहा केस ऑफ अ स्क्वायर, ठीक, केस ऑफ अ स्क्वायर। आइए देखते हैं। ये रहा चार्ज 1, ठीक है, चार्ज 2, ठीक है सर, चार्ज 3, चार्ज 4, 4 चार्जेस हैं। 1 की फील्ड क्या होगी, अवे। 2 की फील्ड क्या होगी, अवे। 3 की फील्ड टुवर्ड्स, और स्टूडेंट 4 की फील्ड भी टुवर्ड्स। एक बहुत खास बात कि सारी फील्ड चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सारी फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो E1 को अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² लिख दें, वेयर R इज इक्वल टू A/√2। E1 इधर की तरफ है, E4 भी इधर की तरफ है। जो E1 है वही E2 है, जो E2 है वही E3 है, वही E4 है। E1, E2, E3, E4 के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होंगे। ऐसे में आप E1 प्लस E4 इस तरफ को क्या 2E1 लिख सकते हैं बहुत आराम से, और E2 प्लस E3 को आप 2E2 लिख सकते हैं, ठीक है सर। अब जो हमारे पास फिगर रहा, उस फिगर को अगर हम यहां पे क्लियर करके रिजल्टेंट देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमारे पास कुछ ये फिगर आ रहा है। इधर की तरफ 2E1 और इधर की तरफ 2E2। दैट्स इट। इतना सा हमारे पास फिगर बचा। अब एक बात बताइए, E1, E2 ये सब आपस में इक्वल हैं, तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू E4 इक्वल टू लेट इट बी E। तो एक कदम आगे जाके E1 और E2 की जगह E और E लिख दें। अब आगे बीच का एंगल कितने डिग्रीज का, 90 डिग्रीज। तो क्या E रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते हैं सर? बहुत आसानी से आ जाएगा। तो 2E होल स्क्वायर 2E होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2E cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो तुम तो गए, ये तो 0 बचा। सिर्फ हमारे पास 4E square 8E square and the final answer is √8E। दिस इज द आंसर, जहां E की वैल्यू को आप लिख सकते हो √8 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और ये रहा हमारे लिए आंसर। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम लोगों ने E रिजल्टेंट को कैलकुलेट किया। ये रहा हमारे पास E रिजल्टेंट की वैल्यू। अब स्टूडेंट इस पर हम लोग आगे कैसे मूव कर सकते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए।
तो 2E अगर हमसे पूछा जाए डायरेक्शन यहां पर कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप, ये फिगर सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक होगा तो इसका ई रिजल्टेंट भी सिमेट्रिक जाएगा, सिमेट्रिक होगा तो ये एंगल 45, ये 45 क्योंकि 90 का बाइसेक्ट। अगर किसी को डाउट है तो वो चाहे तो ऐसे भी कह सकता है कि हम यहाँ पर tan अल्फा का फॉर्मूला याद है ना, कौन सा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर b हो गया 2e, ठीक है सर, a हो गया ये वाला, इसको रखा b, तो 2e sin थीटा 2e प्लस 2e और बीच का एंगल कितना रखा 90, ये आया थीटा cos 90। cos 90 क्या हो जाएगा बेटा, cos 90 क्या आ जाएगा 0, आप तो 0 हो गए। 2e sin थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे सर, थीटा तो है 90, तो बहुत आसानी से सॉल्व करके आ गया tan अल्फा इक्वल टू 2e sin 90, sin 90 1 अपॉन 2e, क्योंकि इधर वाला cos 90 और cos 90 के पार्ट की वैल्यू पूरी इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी 1, हेंस अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और इस तरीके से बहुत आसानी से आप एंगल को कैलकुलेट कर सकते हो। तो लॉजिकली 45 था और आप चाहो तो ए और बी लेकर भी आंसर को 45 डिग्री कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए मैग्नीट्यूड भी आया, डायरेक्शन भी आया फिगर पेंटागन का, शायद हर कोई स्टूडेंट कर लेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं रह गया। फिगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक फिगर के केसेस में सबने पढ़ रखा है कि यहां पर ई रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ रही होगी सर, 0 आ रही होगी। तो here we have the answer, ई रिजल्टेंट की वैल्यू 0 सिमेट्रिक फिगर के केसेस में। अब इसी बेसिस पे अगर हम आगे पढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ये सिमेट्रिक नहीं है। इसमें क्या किया गया कि आप ऐसे कह सकते हो कि इस वाले फिगर में एक पार्ट को, ये वाले पार्ट को आपने यहां पे, ये जो पार्ट है इसमें एक चार्ज मिस है। अब इसको आप कैसे बना सकते हो, इस फिगर को आप कैसे बना सकते हो, तो एक काम करते हैं, इसके लिए एक अप्रोच, एक शॉर्टकट रखते हैं। शॉर्टकट ये है, या एक हिंट, ये फिगर आया कैसे होगा, ये फिगर आया कैसे होगा। तो एक काम करें सर, किसी जमाने में ऐसा सिस्टम होता था सिमेट्रिक वाला जो पीछे पड़ा, ठीक है, इससे हम एक चार्ज को हटा देते हैं। इस सिस्टम से ये O है, O है, इस पूरे सिस्टम से अगर सिंगल चार्ज हटा दें, इस पूरे पेंटागन के फिगर से सिंगल चार्ज हटा दें तो हमारे पास यही फिगर आएगा। इस पूरे पेंटागन के फिगर से अगर सिंगल चार्ज सब्ट्रैक्ट कर दें तो यही फिगर आएगा। हाँ सर, यही फिगर आएगा। इस पूरे फिगर से सिंगल चार्ज सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास यही फिगर आएगा। सर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या आ रही थी, 0, सिमेट्रिक फिगर है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0। बेटा इसकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, तो ये जो पॉइंट है हमने यहां पर क्या लिख रखा, A, तो इसकी वजह से फील्ड स्ट्रेंथ अगर आप निकालते हो तो फील्ड स्ट्रेंथ कुछ ऐसे वेक्टर के फॉर्म में जाएगी, एक पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अवे जाएगी, तो मैग्नीट्यूड वाइज आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन A स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड आया। डायरेक्शन कहां से आएगा, A से O, A से O डायरेक्शन आएगा। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। यानी अगर इस फिगर के लिए कैलकुलेशन करना है तो इस फिगर को आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू सॉल्व करो। इस फिगर से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये फिगर आएगा। ये सिमेट्रिक है, ये शॉर्टकट है, सिमेट्रिक है तो इसकी फील्ड 0 हो, और ये एक सिंगल चार्ज की वजह से फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर, डायरेक्शन A से O की तरफ होगा। नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। सो आंसर बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन ए स्क्वायर, ए से ओ नहीं, ओ से ए, और इसी को आप कहोगे इट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सच केस। यानी यहां पे अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो आप इस तरीके से आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करते हुए एक पेंटागन के एक सिमेट्रिक फिगर से एक सिंगल चार्ज को अलग कर दो। पेंटागन के सिमेट्रिक फिगर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इक्वल टू 0। अब सिंगल चार्ज की वजह से, सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड ये रहा मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन ए स्क्वायर। डायरेक्शन ए से ओ की तरफ ये वेक्टर आएगा, ए से ओ वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा था, ये डायरेक्शन शो कर रहा था, और यही होगा इस फिगर की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया, ए ओ की जगह आ गया ओ ए, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ओ। यानी अगर हमसे पूछा गया इनफैक्ट किसी भी एन साइडेड पॉलीगन में, किसी भी एन साइडेड पॉलीगन जो कि सिमेट्रिक हो, यानी एन साइडेड सिमेट्रिक पॉलीगन में से n-1 चार्ज है, एक चार्ज नहीं है। एन साइडेड पॉलीगन में, एन साइडेड सिमेट्रिक पॉलीगन में अगर n-1 चार्जेस हैं और एक सिंगल चार्ज मिस है, द आंसर विल ऑलवेज बी सेम, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए स्क्वायर विद द रिजल्टेंट वेक्टर OA। यानी चाहे आपके पास 100 साइड का फिगर हो, उसमें भी अगर 99 पे चार्ज है और एक पे नहीं है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला यही सिंपल सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में आ रहा होगा OA वेक्टर। यानी इस केस में अगर हमसे आंसर पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिजल्टेंट आएगी, चाहे कोई भी फिगर हो, आंसर रिमेन सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए स्क्वायर विद द डायरेक्शन कहां से कहां, O से A। सो हेयर वी हैव द आंसर। तो ये रहा हमारा आंसर। चाहे आप सिंगल फिगर, यहां पे एन साइड पॉलीगन हो, मतलब पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कैसा भी फिगर हो, एन में से n-1 चार्जेस पर ध्यान रखिएगा, नोट है ये, एन साइडेड पॉलीगन में से n-1 पे चार्जेस हैं और सिंगल चार्ज मिस है, तो उन सारे केसेस में एन साइड का पॉलीगन सिमेट्रिक होगा, उसके लिए फील्ड 0, और जो मिस है उसके लिए ये फील्ड होगी जो कि ए से ओ की तरफ सेंटर्ड होगी। ऐसे में जब आप सॉल्व करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए स्क्वायर और साथ में OA। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को बेसिक लेवल पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडीज, जिसमें आप रिंग की वजह से फील्ड, लाइन चार्ज की वजह से फील्ड, लाइन चार्ज फाइनाइट हो, लाइन चार्ज इनफाइनाइट हो, इस पे रिडोल्फ में क्वेश्चन दो गिवन है। अगला लेक्चर बहुत ही अच्छा लेक्चर होगा। इसके बाद उसमें सीवी क्वेश्चंस की सॉल्विंग कर रहे होंगे, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग वहां पे इक्विलिब्रियम नल पॉइंट के केसेस भी समझेंगे कि नल पॉइंट कहां होता है और उस पे E वर्सेस X ग्राफ पे आप उसे कैसे प्लॉट करोगे। तो स्टूडेंट लेक्चर को फॉलो अप रखिए। अगले लेक्चर तक के लिए आप इस पूरे लेक्चर को फॉलो करके नोट्स रखिए, जो डाउट्स हो टेक्स्ट करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। हियर आई एम साइनिंग ऑफ।